मेरा नाम समीरा है। मेरी उम्र इस वक्त 25 साल है। मैं पेशावर की एक पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा कद 4 फुट 10 इंच है और रंगत दूध की तरह गोरी है और मैं इस वक्त भी काफ़ी पुरकशिश जिस्म की मालिक हूँ। मेरी शादी 19 साल की उम्र में अपनी फूफो के बेटे आसिफ से हो गई जो सरकारी जॉब करता है। लेकिन ये मिडिल क्लास फैमिली है, इसलिए शादी के बाद मेरे बाप के घर वाले मज़े ख़त्म हो गए। ना मैं यहाँ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक पेंट शर्ट पहन सकती हूँ और ना मेरे शौहर की गाड़ी है कि मैं अपना ड्राइविंग का शौक पूरा कर सकूँ। शादी के 1 साल बाद ही मेरी सास की बातें भी शुरू हो गईं कि लड़की हमें बचा नहीं दे सकती। और शादी के 1 साल बाद ही आसिफ मुझसे हफ्ते में 1 मर्तबा ही मिलता था। 3 माह ऐसे ही गुजर गए। इसके बाद आसिफ हमारे पास आने से भी कतराते थे और मैं इसी वजह से डिस्टर्ब रहने लगी थी। अगले 2 सालों में मेरी सास और मेरी नंदों के ताने मुझे बागी बना गए थे, सो मैंने आसिफ से शिकवे शुरू कर दिए और फिर इसे अपना फाइनल फैसला बता दिया कि मुझे रखना है तो अलग घर में रखो वरना मुझे तलाक दे दो। इस पर आसिफ खासा परेशान रहने लगा और चंद दिनों बाद ही मुझे आकर कहा कि मैंने एक एनजीओ में आपकी बात कर ली है। वो एनजीओ डेरा इस्माइल खान के सैलाब ज़दा इलाकों में काम कर रही है। अब सिर्फ 3 महीने वहां लगा लो ताकि मैं सारा सिस्टम सेट कर लूं और अपने अलग घर का इंतज़ाम भी कर लूं। मैं शादी से पहले एक एनजीओ में कुछ माह काम कर चुकी थी, सो अगले 3 दिन बाद में 6 सितंबर 2022 को पेशावर से डेरा इस्माइल खान जा रही थी। मुझे आज़ादी की फ़िज़ा में आने का मौका मिल गया था, वगरना तो इस घर में शक ज़दा माहौल में अब मेरे सांस उखड़ने लगे थे। यहाँ आते वक्त मैं अपने साथ अपना पसंदीदा लिबास पेंट शर्ट लाई थी और ऑफिस ज्वाइनिंग के पहले ही दिन जीन्स और शर्ट पहन के आई। ऑफिस के 45 साल का सर मेरा दीवाना हो गया और अगले 2 रोज में उन्होंने मुझे कहा कि आपके लिए गाड़ी का बोल दिया है हेड ऑफिस को, जो बहुत जल्द आपको मिल जाएगी। तो मैंने इसका शुक्रिया अदा किया। सैलाब ज़दा इलाकों की सर्वे के लिए जाते तो सर मुझे अपनी गाड़ी में ले जाते। मेरी शादी को इस वक्त 3 साल हो गए थे और मैं इस वक्त 22 साल की थी। मैंने ऑफिस के एक लड़के काशिफ को थोड़ी बातचीत शुरू कर दी थी। काशिफ का कद 6 फुट से ज्यादा था और काफी खूबसूरत था। यहाँ आगाज हुए मुझे 15 दिन हो गए थे जब सर ने मुझे अपने ऑफिस में बुलाकर गाड़ी की चाबी दी और साथ मुझे आज रात शहर के एक मरूफ होटल में खाने की दावत दी। तो मैंने सर को मोहब्बत से ओके कर दिया। आज मैंने एक गांव की ख्वातीन की मुकम्मल लिस्ट और डेटा जमा करना था और गांव जाकर एक औरत से सबके आईडी कार्ड लेकर आने थे। पहले तो सर ने कहा कि आप और मैं एक साथ चलते हैं, चुल्लू थोड़ी गुपशप भी लगी रहेगी। फिर जब मैं गाड़ी निकालने लगी तो सर की घर से कॉल आ गई थी कि उनके बेटे का हादसा हो गया है। तो सर मुझे ये कहते हुए चले गए कि ऑफिस में से किसी लड़की को साथ लेती जा। मैंने ऑफिस की एक लड़की को साथ चलने का कहा तो वो मुंह बनाकर चली गई। साहिब की मुझ पर शफकत किसी लड़की को अच्छी नहीं लगती थी। सो मैं गाड़ी लेकर अपने क्वार्टर में आ गई। यहाँ एक खाला मेरे साथ रहती थी। मैंने क्वार्टर में आकर शावर ली और ब्लैक जीन्स के ऊपर हाफ बाजू वाली पिंक टी शर्ट पहनी और चश्मा लगाकर गाड़ी लेकर निकल गई। यहाँ पर किसी को इल्म नहीं था कि मैं शादीशुदा हूँ, बल्कि काशिफ की अदाओं से लगता था कि वो मुझसे शादी का सोच रहा है। और मैंने भी किसी को बताने की जरूरत भी महसूस नहीं की कि मैं शादीशुदा हूँ। वैसे भी ये नाम की ही शादी थी। मैं अपने क्वार्टर से 3 बजे निकली थी और जिस गांव में मुझे जाना था वो शहर डेरा इस्माइल खान से 35 किलोमीटर के फासले पर था, जिसमें 24 किलोमीटर पुख्ता सड़क और बाकी 11 किलोमीटर कच्चा और गंदा रास्ता था, जिसमें खुसूसन सैलाब के बाद खाइयां बन गई थी। मैं अभी रास्ते में थी कि सर की कॉल आई और उन्होंने पूछा तो मैंने बताया कि क्वार्टर वाली खाला को लेकर जा रही हूँ, जिस पर वो मुतमईन हो गए। अगर मैं बताती कि अकेली जा रही हूँ तो शायद वो वापस बुला लेते। फिर उन्होंने कहा कि बच्चे के साथ हॉस्पिटल में हूँ, इसलिए आज के खाने का प्रोग्राम कैंसिल करते हैं और कल शाम को दरिया की तरफ बड़ा प्रोग्राम बनाएंगे। तो मैंने इसे ओके कह दिया। मैं 5 बजे गांव पहुंच गई। मौसम खासा गर्म और हब्स ज़दा था और मुझे काम खत्म करते करते शाम हो गई। और जब मैं वापसी के लिए गाड़ी में बैठी तो इतना अंधेरा छा गया था कि मुझे गाड़ी की लाइट्स जलानी पड़ी। मैंने एक मस्त सा गाना लगाया और उस कच्चे रास्ते पर आहिस्ता से मेन रोड की तरफ जाने लगी। मैंने मेन रोड तक का तकरीबन आधा रास्ता तय कर लिया था जब गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने लाख जतन किए लेकिन गाड़ी स्टार्ट ना हुई। यहाँ पर मोबाइल सर्विस दस्तयाब नहीं होती थी जब तक कि मेन रोड तक पहुंच जाती। मुझे गाड़ी चलाने के अलावा इसकी और कोई मालूमात नहीं थी। फिर भी मैं बांध खोल कर इसको देखती रही। बैटरी के टर्मिनल भी चेक किए और एक बार फिर गाड़ी स्टार्ट करने की भरपूर कोशिश की लेकिन नाकाम रही। मैंने बाहर निकलकर उधर उधर देखा लेकिन कहीं से ना तो कोई रोशनी नजर आती थी
और न कोई आवाज, हर तरफ मुकम्मल सन्नाटा और अंधेरा छाया हुआ था। गाड़ी की डम लाइट्स जल रही थीं और मैं उनके सामने गाड़ी से 10 फुट के फासले पर खड़ी जायजा ले रही थी कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और इसी दौरान करीब की झाड़ियों से किसी जानवर की खौफनाक और भारी आवाज उभरी। पहले तो मैं साकित खड़ी रही और फिर मैं गाड़ी की तरफ भागी और उसके अंदर बैठकर दरवाजे लॉक कर दिए। मेरा खौफ से बुरा हाल हो रहा था। मोबाइल उठाकर देखा तो इस पर इमरजेंसी कॉल्स ओनली का ऑप्शन था और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि अब मैं क्या करूं। रात के 9 बजने वाले थे जब सामने से एक इंसान आता दिखाई दिया जो रफ्ता रफ्ता गाड़ी के करीब आ रहा था। ये तकरीबन 6.5 फुट का आदमी था जिसने मैली सफेद कमीज और वैसी मैली सफेद धोती बांधी हुई थी। सर पर भी सफेद पगड़ी थी और उसने एक शापर उठाया हुआ था। वो हैरत से गाड़ी देखता करीब आ रहा था। फिर मैं जल्दी से गाड़ी से निकलकर उसके सामने आ गई और जल्दी से बोली कि चाचा, मैं एनजीओ से हूं और आपके गांव आई थी और वापसी पर गाड़ी खराब हो गई है। चाचा खामोशी और हैरत से मेरा चेहरा देखता रहा, फिर सिर्फ एक लफ्ज बोला, अच्छा, और वो फिर खामोश हो गया और अपनी निगाहों से मुझे देखने लगा। इसका खामोश अंदाज, छोटे कमजोर चेहरे पर बड़ी मूंछें और गहरी सियाह रंगत से मुझे खौफ आने लगा था। वो काफी देर खामोशी के बाद बोला, यहाँ बहुत से गीदड़ और सुअर हैं, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। इसके घर का सुनकर मेरी कुछ तसल्ली हुई कि चुल्लू कोई औरतें भी होंगी और मैं यहाँ से इसके घर में महफूज रहूंगी। वैसे भी मैं इस गर्मी में गाड़ी के अंदर शीशे बंद करके नहीं बैठ सकती थी और बैठ भी जाती तो महफूज बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि कुछ देर पहले मैं खुद एक खतरनाक जानवर देख चुकी थी। मैंने गाड़ी से अपना हैंड बैग और मोबाइल उठाकर उसके पीछे चल पड़ी। वो थोड़ी देर इस गांव वाले रास्ते पर चलते हुए दाएं जानिब एक पगडंडी पर चलने लगी। वो खामोशी से चलते जा रहे थे और मैं इसके पीछे चल रही थी। एक जगह मैंने मोबाइल की टॉर्च रोशन की तो इसने जल्दी से कहा, इसको बंद करो। मैंने फौरन टॉर्च ऑफ कर दी और इस गुप अंधेरे मास के पीछे खामोशी से चलती रही। और आधे घंटे बाद दरख्तों के एक छोटे से झुंड के पास एक कच्चे मकान के दरवाजे पर रुककर इसने दरवाजे की कुंडी खोली। ये 2 पिट वाला लकड़ी का दरवाजा था जिसके एक पिट के साथ जंजीर वाली कुंडी लगी थी। 4 फुट की इस छोटी चारदीवारी वाले मकान में गुप अंधेरा था और यहाँ किसी की मौजूदगी के कोई आसार नहीं थे। वो एक इकलौते कच्चे कमरे की तरफ गया जो एक कोने में बना हुआ था। इसने जेब से चाबी निकाली और लॉक खोलकर इस दरवाजे के दोनों पिट को खोलता अंदर चला गया। और चंद लम्हों बाद इस छोटे कच्चे कमरे में आंखों को चुभती तेज रोशनी फैल गई। कमरे में एक साइड पर मोटी सख्त बांस से बनी एक पुरानी चारपाई पड़ी थी जिस पर एक छोटा मेला तकिया पड़ा था, जबकि दूसरी साइड पर शायद गंदुम के कुछ थैले और बर्तन बिखरे हुए थे। मैंने गला साफ करते पूछा, चाचा, आपके घर कोई नहीं रहता? तो वो कुछ देर खामोशी के बाद बोला, मीदी जाल मर गई, 10 साल थी गए हो। मैं कुछ समझ गई थी कि इसकी वाइफ 10 साल पहले फौत हो गई थी। मेरे लिए सराइकी समझना कुछ इसलिए भी आसान था कि पेशावर में हमारे बहुत से महल्लेदार हिंद को बोलते थे। मैं कमरे से बाहर दरवाजे के पास खड़ी आने वाली घड़ियों के बारे में सोच रही थी और आसपास के माहौल का जायजा ले रही थी कि चाचा ने कहा कि आ जाओ खाना खा लो, तो मैं कमरे में अंदर गई और चारपाई पर बैठ गई। चाचा ने बर्तनों में से एक बड़ी प्लेट उठाई और एक लाए गए शापर से पके हुए चावल निकाले और शापर प्लेट में उंडेला और प्लेट मेरे साथ चारपाई पर रखकर शापर बाहर फेंका और मेरे साथ चारपाई पर बैठते हुए प्लेट मेरी तरफ करके बोलेगा। मैं सर झुकाए खामोश बैठी थी और मेरा खाने को बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, खासकर इस माहौल में ये खाना। चाचा ने दूसरी बार मेरा हाथ प्लेट की तरफ किया और खाने का इशारा किया और मेरे इनकार पर वो एक बार फिर अच्छा कहकर चावल खाने लगा। चाचा ने थोड़े से चावल खाए और प्लेट को साइड पर रखकर कपड़े से ढांप दिया और मेरे साथ बैठ गया। काफी देर बातें करने के बाद चाचा ने कहा कि तुम अब सो जाओ और मैं थोड़ा आराम कर लूं। ये कहकर वो दूसरी चारपाई पर जाकर सो गया। मैं समझ चुकी थी कि मैं अब यहाँ पर फंस चुकी हूँ और अब यहाँ से जाना मुमकिन नहीं है, क्योंकि गाड़ी भी खराब है। अब मैं आंखें बंद करके गहरी सोचों में डूब गई कि अब मुझे क्या करना चाहिए। चाचा ने भी आंखें बंद कर ली थी और कुछ देर बाद उसके खराटों की आवाज गूंजने लगी थी। काफी देर बाद मैंने आंखें खोलकर दरवाजे से बाहर देखा तो तारीकी काफी हद तक खत्म हो गई थी और आसमान रोशन होना शुरू हो गया था, यानी सुबह हो गई थी और मैं यहां से जाने का सोचने लगी। लेकिन मुझे यह भी इल्म नहीं था कि मेरी गाड़ी किस साइड पर खड़ी है, क्योंकि मैं यहाँ चाचा के साथ अंधेरे में आई थी और मुझे ना तो रास्ते का इल्म था और ना ही गाड़ी की समत का। कमरे से बाहर सहन में खासी रोशनी फैल गई थी, लेकिन अभी तक सूरज तुलू होने में अभी शायद 20-25 मिनट बाकी थी। मैं चारपाई से उठी और मैंने जल्दी से अपना हैंड बैग और मोबाइल उठाया और मैं रूम से बाहर आ गई।
और मैं सहन के इस मैन दरवाजे से बाहर निकली और समत का तयन करने के लिए उधर उधर देखने लगी कि मुझे किधर जाना है। फिर इसी तरफ मुझे एक हल्के निशान की पगडंडी जाती नजर आई जिस तरफ से सूरज तुलू हो रहा था। मैंने इसी पर चलने का फैसला किया और इसी तरफ चलने लगी। चलते चलते मैं काफी थक चुकी थी तो सोचा कि कुछ वक्त यहाँ बैठकर खुद को रिलैक्स कर लूं, तो इसलिए मैं एक दरख्त के तने के साथ टेक लगकर जमीन पर बैठ गई। मैंने हैंड बैग से मोबाइल निकाल कर देखा तो इस पर सर्विस बिल्कुल नहीं थी। सुबह के 7:15 बज रहे थे। मैंने यहां से उठने की कोशिश की कि किसी तौर गाड़ी तक पहुंच जाऊं और इसी दौरान मेरे कानों में ट्रैक्टर के आने की आवाज आई। मैं फौरन उठ गई। मैंने इस तरफ देखने की कोशिश की जिस तरफ से ट्रैक्टर की आवाज आ रही थी। फिर देखा कि ट्रैक्टर यहां से खासे फासले पर जा रहा है। मैं इस तक नहीं पहुंच सकती थी क्योंकि मुझसे अब तो चला नहीं जा रहा था और ट्रैक्टर जिस रास्ते पर दूसरी तरफ जा रहा था। फिर अनजाने में मेरा बैग वाला हाथ ऊपर उठ गया और फिर 1-2 सेकंड बाद ही ट्रैक्टर वहीं रुक गया। मैंने इसे रुकता देखकर इस तरफ चलने की कोशिश शुरू कर दी। फिर शायद मेरी तरफ देखकर ट्रैक्टर वाले ने ट्रैक्टर मेरी तरफ मोड़ दिया और ऊंचे नीचे टीलों और गड़ों से होता ट्रैक्टर आहिस्ता आहिस्ता मेरी तरफ बढ़ने लगा। तो मैं एक ऊंची जगह पर बैठ गई। 5-6 मिनट में ट्रैक्टर मेरे करीब आकर रुक गया और इस ड्राइवर हैरत से मेरी तरफ देखता ट्रैक्टर से उतरने लगा। दूर से शायद इसने मुझे पेंट शर्ट में देखकर मुझे लड़का समझा था और करीब आने पर जब इसने देखा कि मैं एक फैशनेबल लड़की हूं और मैं जंगल में क्यों घूम रही हूं, वो मेरे करीब आया और सराइकी जुबान ने ही पूछा कि मुझे कहाँ जाना है। मैंने इसे बता दिया कि फुला गांव से जो रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है इस पर मेरी गाड़ी खड़ी है, मुझे वहां तक पहुंचा दो। वो उधर उधर देखते हुए फिर बोला, जो खट के साथ सफेद गाड़ी रात से खड़ी है। मैंने जल्दी से इस बात में अपना सर हिला दिया। ट्रैक्टर ड्राइवर जिसकी उम्र 35 साल तक लग रही थी, इसने बोला कि वो गाड़ी में रात देख आया था, रास्ते में खड़ी थी, लेकिन वो गाड़ी इस साइड पर है, आप गलत साइड पर जा रही हो। ट्रैक्टर ड्राइवर ने इसी तरफ इशारा किया जिस तरफ से मैं आ रही थी। फिर इसने बोला, चलो आओ मैं तुम्हें वहां पहुंचा देता हूं, और वो मुझे आहिस्ता आहिस्ता ट्रैक्टर की तरफ ले आया। अब इतने ऊंचे ट्रैक्टर पर चढ़ना मेरे लिए मुश्किल था क्योंकि मैं कभी ट्रैक्टर पर बैठी नहीं थी। जब मैंने 2 बार ट्रैक्टर पर चढ़ने की कोशिश की और मैं चढ़ने में नाकाम रही और तीसरी बार मैं ऊपर सीट तक पहुंच गई और ट्रैक्टर की साइड पर बैठ गई और ड्राइवर दूसरी तरफ से घूमकर अपनी सीट पर आया और उसने ट्रैक्टर चला दिया और नाहमवार रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता चलने लगा। और जब वो चाचा के मकान के करीब पहुंचा तो ऐसा हुआ कि ट्रैक्टर ड्राइवर ने अपनी एक सफेद चादर मुझे दी कि इसे ओढ़ लो, हमारे इलाके में पेंट शर्ट को अच्छा नहीं समझा जाता। मैंने जल्दी से चादर को इस तरह अपने गिर्द लपेटा कि मेरा सर और आधे चेहरे के साथ में सारी इसमें छप गई। जब ट्रैक्टर चाचा के मकान के पास से गुजरा तो मैंने कुन अखियों के साथ इस मकान में देखा तो चाचा उधर उधर देख रहा था। इसने शायद ट्रैक्टर में बैठे हम दोनों को भी देखा था, लेकिन मेरे पर चादर होने की वजह से पहचान नहीं पाया और ट्रैक्टर उसके घर से आगे निकल गया। यहां से कुछ फासले पर जाने के बाद ट्रैक्टर ऊंचे नीचे रास्तों से गुजरता एक ऐसे टीले से उतरने लगा जहां से दूर मुझे अपनी गाड़ी दिखाई दी और एकदम मैंने चलाकर कहा, वो रही मेरी गाड़ी। ड्राइवर ने बोला, मैं रात इसे देख गया था। और फिर हम गाड़ी के करीब पहुंच गए। ड्राइवर ट्रैक्टर से उतरकर दूसरी साइड से आ गया और मुझे नीचे आने का बोला। मैं सीट से उतरी और अपनी गाड़ी के करीब आ गई तो ड्राइवर मुझे गौर से देखता रहा और फिर बोला, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि लड़की इतनी खूबसूरत भी हो सकती है। मैंने इसकी बातों को नजरअंदाज करते इसका शुक्रिया अदा किया और बोली, नजदीक कोई मिस्त्री मिल सकता है? बोला, गाड़ी को तो मैं भी थोड़ा बहुत देख लूंगा, आप फिर इसे ट्रैक्टर से खींचकर मेन रोड पर मिस्त्री के पास भी पहुंचा दूंगा। लेकिन अब मेरे दिल की बात नहीं समझ रही और आपको देखकर ही मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। मैंने सर झुकाए आहिस्ता से बोलना शुरू किया कि मैं आपके दिल की बात समझ रही हूं, लेकिन मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की और आप दिल से कह रहे हैं तो मैं आपके बारे में सोचूंगी। आप अपना नंबर मुझे दे दे, मैं 2-4 दिन में तुम्हें बताऊंगी। ये मेरा तुमसे वादा है। ड्राइवर ने मुतमईन अंदाज में बोला, तुम पठान लड़की हो और पठान कभी वादा खिलाफी नहीं करते। तुम पठान वाला वादा कर रही हो तो मुझे तुम्हारी बात पर यकीन है। मैंने अपना सर ऊपर उठाया और अपने बाल चेहरे से झटक कर उसकी तरफ देखते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया कि एक पठानी का तुमसे वादा रहा कि मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। फिर इसने अपना नंबर बताया जो मैंने इसके नाम रबनवाज पर सेव कर दिया। मैंने गाड़ी के दरवाजे खोले और अपना हैंड बैग इसमें फेंक दिया और मोबाइल भी रख दिया। वो बांध खोलकर कुछ देर झुका रहा और फिर अपना सर उठाकर बोला, इसका इतना मसला नहीं है, आप अपनी सीट पर बैठे, मैं अभी ठीक कर देता।
मेरी तो जान में जान आ गई। मैं जल्दी से डगमगाती ड्राइविंग सीट पर आ गई और वो ट्रैक्टर से प्लास लेकर फिर बोनट में झक गया और फिर आवाज दी कि गाड़ी स्टार्ट करो। मैंने जैसे सलफ मारा, गाड़ी स्टार्ट हो गई और मेरा दिल खुशी से झूम उठा। वो बांट बंद करके मेरी साइड पर आया और बातें करता रहा कि मैं आपका इंतजार करूंगा, और उसने मुझे जाने की इजाजत दे दी। मैं आहिस्ता से गाड़ी चलाती मेन रोड की तरफ बढ़ रही थी और फिर एक ख्याल आते ही मैंने अपने मोबाइल फोन को फ्लाइट मोड में लगा दिया। अब मैं ऑफिस के सर और क्वार्टर की खाला के लिए ज़हन में कहानी बनाने लगी। गाड़ी मेन रोड पर पहुंची तो मैंने गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। मैं तकरीबन 10:30 बजे शहर पहुंच गई थी और भूख से मेरा बुरा हाल हो रहा था, सो मैंने एक मशहूर दुकान के सामने गाड़ी ठहरा दी और वहां से छोले पुलाव का पार्सल पैक ले लिया। और क्वार्टर की तरफ जाने से पहले मोबाइल ऑन करके ऑफिस के एक चपरासी को कॉल करके इसे अपने क्वार्टर से ज़रूरी कागजात ले जाने का बोल दिया। अपने क्वार्टर पहुंची तो इसका बाहर से ताला लगा था। मैंने दिल में शुक्र अदा किया और गाड़ी को साइड पर खड़ा करके लॉक खोला और क्वार्टर में चली गई। अगर क्वार्टर में खाला मौजूद होती तो इसे अलग से वजाहतें देनी पड़ती कि मैंने इतनी ज्यादा देर कहाँ लगा दी। मैं कुछ देर सोफे पर बैठी आंखें बंद करके सुकून लेती रही। इस दौरान ऑफिस का चपरासी आ गया। मैंने गांव से जमा किया गया सारा डेटा इसके हवाले किया और इसे बोला कि साहिब की टेबल पर रख दे। फिर मैंने सर को कॉल करके बताया कि रात से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं आज ऑफिस नहीं आऊंगी। वो ऊपर से सदके वारी हो रहे थे कि मैं आता हूँ, डॉक्टर के पास चलते हैं, तो मैंने थैंक्स बोला और कॉल बंद कर दी। कॉल बंद करके मैं बाथरूम चली गई और खुद को फ्रेश किया। मैंने अपना लिबास चेंज किया और अपने रूम में आकर छोले पुलाव का पैकेट खोल और अपनी भूख मिटाई, साथ कोल्ड ड्रिंक भी लिया। और इस दौरान खाला भी आ गई। उन्होंने रात घर में न आने का पूछा तो इसे बता दिया कि साइड पर गए थे और मैं सर की गाड़ी में थी जिसका हादसा हुआ और मुझे अंदरूनी चोटें आई हैं और मैं सोने लगी हूं। आप क्वार्टर को आगे से लॉक करके चली जाएं और शाम को आ जाना। खाला जी बेहतर कहती चली गई और मैं बेड पर लेटकर सो गई। रूम से बाहर बर्तन गिरने की आवाज पर मेरी आंख खिल गई और बाहर खासा अंधेरा छा चुका था। मोबाइल उठाकर देखा तो सर की कॉल्स के साथ मेरे शौहर आसिफ की कॉल्स भी आई हुई थी। मैंने पहले आसिफ को कॉल करके बताया कि कल रात से सख्त बुखार था, अभी जागी हूं और बेहतर हूं। फिर सर को कॉल की तो इसने बताया कि मैं खासा परेशान था और अब के क्वार्टर की तरफ आने लगा था। मैंने इसे रोका कि अब बेहतर हूं और सुबह ऑफिस आऊंगी। फिर मैंने उठकर पहले कमरे में कुछ देर चलती रही और फिर बाहर खाला के पास चली गई। खाला खाना तैयार कर रही थी, मैं उसके साथ कुछ देर बैठकर बातें करती रही और फिर बाथरूम में शावर लेने के बाद बाहर आई तो खाला खाना लगाना चाह रही थी, जिसे रोका कि अभी मुझे भूख नहीं है, और फिर मैं खाला को साथ लेकर गाड़ी पर शहर घूमने चली गई। ये एक खूबसूरत शहर है और खुसूसन यहाँ दरियाए सिंध किनारे बहुत सुकून मिलता है। ताज़ा हुआ के मज़े लेने और आइसक्रीम खाने के बाद हम रात 12 बजे क्वार्टर पर वापस आए थे, खाना खाया और सो गए। सुबह फिर वक्त पर ऑफिस चली गई, जहां सर के साथ सारे लड़के खुसूसन काशिफ मेरे लिए परेशान था कि मैं कल ऑफिस नहीं आई थी। दिन 12 बजे सर ने किसी काम के बहाने मुझे अपने रूम में बुलाया और रात को बाहर खाना खाने का कहा, जिसके जवाब में मैंने इसे 1-2 रोज इंतजार का बोला कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं। बहरहाल सर को मेरी बात लाजमी मानी थी। फिर अगले 2 रोज भी गुजर गए और मेरी तबीयत बहुत बेहतर हो गई थी, बल्कि अब मेरा भी दिल करने लगा था कि कहीं बाहर जाकर खाना खाना चाहिए। शाम के बाद सर मुझे लेने आ गए थे। मैंने इस रोज भी पेंट शर्ट पहनी थी और तेज खुशबू लगाकर जब मैं सर की गाड़ी में दाखिल हुई तो वो मुझे देखकर मदहोश सा हो गया। फिर वो मुझे दरिया किनारे एक फास्ट फूड में ले गया, जहां हमने ओपन एयर में बैठकर खाना खाया। फिर होटल का बिल पे करके सर ने कहा वापस चलते हैं, तो मैंने बेदिल्ली से कहा चलिए और बेदिल्ली से इसके पीछे गाड़ी तक आ गई। रास्ते में वो मुस्करा मुस्करा कर मुझे देखता रहा और मैं सारे रास्ते इसकी बातों पर बस हूं हाँ करती रही। सुबह हुई, मैं ऑफिस गई। ऑफिस में भी मेरा दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। छठी से कुछ टाइम पहले लंबे काशिफ ने मेरे ऑफिस आकर इल्तिजा की कि प्लीज आज खाना मेरे साथ खा ले, तो मैंने इसकी दावत कबूल कर ली। शाम के बाद काशिफ मोटरसाइकिल लेकर आ गया और एक होटल पर ले गया। खाने के बाद इसने पूछा कि साइड पर कहीं चली। मैंने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। फिर मैं इसके पीछे बाइक पर बैठ गई। इसने रास्ते में इजहार किया था कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूं। मैंने भी हल्की सी रजामंदी जाहिर करते कहा कि पहले एक दूसरे को देख लें तो फिर सोचेंगे। सुबह में 9 बजे बेदार हुई थी। मेरे सर में शदीद दर्द था, लेकिन मैं नहाने और नाश्ते के बाद एक हल्का सा सूट पहनकर ऑफिस चली गई।
अगले 3 दिन मैंने इसी बोरियत में गुजारे। सर अमजद ने मेरी परेशानी पूछी तो इसे बताया कि मेरी अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है और मैं पेशावर जाना चाहती हूँ। तो सर अमजद ने कहा कि कल इस गांव में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और आप वहां से वापसी पर घर चली जाना और इतवार की शाम आ जाना और मेरी दावत भी इस रोज कबूल कर लेना। सर अमजद ने अपने पर्स से 5,000 वाले 4 नोट निकाल कर दे दिए और मैंने उन्हें अपने हैंड बैग में रख दिए। अगले रोज जुम्मा था और हमको सुबह जल्दी इस गांव के लिए निकलना था। सर अमजद की कॉल आई तो मैंने इसे बताया कि मैं अपनी गाड़ी पर निकल रही हूं और वापसी में वहां से सीधी अपने घर पेशावर की तरफ निकल जाऊंगी। मैंने बेकरी से निम्को चिप्स, केक, बिस्कुट और जूस के साथ बहुत से चीज़ों के 2 शापर भर लिए थे, क्योंकि गांव में मेरी पसंद की चीज़ें दस्तयाब नहीं होती थीं और वापसी पेशावर का लंबा सफ़र भी करना था। मेरा सर से मुसलसल राब्ता था और मैंने ऑफिस वाली गाड़ियों को मेन रोड पर जा पाया। इमदादी सामान के ट्रक हमारे पहुंचने से पहले गांव पहुंच चुके थे और लोगों का काफ़ी रश लगा हुआ था। आज हमारे ऑफिस का सारा अमला यहीं पहुंचा हुआ था। सब ने अपनी अपनी ड्यूटियां संभाल ली। मैं मुतासरीन की लिस्ट थामने आंखों पर सिया चश्मा लगाए मैंने इस हुजूम में आवाज़ लगाई कि सब एक लाइन बना ले। हुजूम में खड़े सब लोग खामोशी से अपनी पोजीशन दुरुस्त करने लगे।